जय हिंद। देखिए, इससे पहले क्लास में हमने सिंधु सभ्यता के बारे में आपको पढ़ा दिया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे प्राचीन भारत का इतिहास, सिंधु सभ्यता के बारे में हमने आपको बहुत डीप से इससे पहले की वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप हमारा पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, अब हम लोग को पढ़ना है मोहनजोदड़ो। इससे पहले क्लास में आपको हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा दिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है मोहनजोदड़ो। देखिए, यहाँ हमने पहला पॉइंट लिखा, इसकी खुदाई सन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की। यानी कहने का मतलब बाबू ये हुआ कि मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। और आगे देखिए हमने कहा, यह पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है। यानी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में लड़काना ज़िले में क्या स्थित है जी? मोहनजोदड़ो। यह सिंधु नदी के तट पर है। यानी कहने का मतलब है मोहनजोदड़ो जो है जगह इस सिंधु नदी के तट पर पड़ता है, पाकिस्तान में है ये। और कौन जिला में? तो लड़काना ज़िले में स्थित है। इसकी खुदाई किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था जी? सन 1922 ईस्वी में किया था। चलिए, अगला पॉइंट हमने देखिए क्या लिखा, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यानी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर किसे माना जाता है? तो आप कह सकते हैं मोहनजोदड़ो को माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर किसे माना जाता है जी? तो मोहनजोदड़ो को माना जाता है। अगला पॉइंट हमने क्या लिखा देखिए, मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। यानी मोहनजोदड़ो की विशेषता की अगर बात करते हैं तो वहाँ की सड़कें ही विशेषता थी, जो सीधा दिशा में एक दूसरे के समकोण यानी ग्रिड पद्धति पर काटती हुई नगर को वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। कहने का मतलब बाबू ये है कि मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता थी वहाँ की सड़कें जो थी सीधी दिशा में एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, ठीक है। और नगर वर्गाकार दिखता था। वर्ग मतलब वर्ग जैसे दिखता था। वर्ग आपको ऐसे नहीं होता है, यानी वहाँ की शहर ऐसे आपको दिखता था, ठीक है। और चतुर्भुजकार मतलब चार भुजा उसका दिखता था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं फिर। अब यहां देखते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता से जब उत्खनन हुआ था, सिंधु सभ्यता की जब खुदाई हुआ था तो वहां से बहुत सारे वस्तुएं मिली थी जो इस प्रकार थी। यानी यहां से निम्नलिखित वस्तुएं मिली, जैसे सूती वस्त्र, पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार जो यहाँ का मिला था बाबू सबसे बड़ा मिला था। यानी मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था ना वो सबसे बड़ा था। सबसे चौड़ी सड़क देखने को मिला है, सभागार देखने को मिला है, पशुपति शिव का जो है क्या है मूर्ति मिला है, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर और घर में कुआं। ये सभी कहाँ देखने को मिला है जी? ये जितने भी वस्तु का आपको नाम बताए हुए हैं ये सभी जो है मोहनजोदड़ो के उत्खनन जो हुआ था, मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुआ था तो वहाँ से देखने को मिला है, ठीक है। कोई दिक्कत? आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछ दे या एग्जाम में आ जाए कि मोहनजोदड़ो से खुदाई में कौन कौन से वस्तुएं मिली थी, तो आप लिख दीजिएगा सूती वस्त्र, पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार सबसे यहाँ का क्या था? बड़ा था। सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर और घर में कुआं देखने को मिला है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हमने नोट लिखा, नोट में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है तो कहेगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मतलब मरे हुए लाशों का ढेर मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। किंतु यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है। यानी देखिएगा, अब लाशों का जब ढेर मिलेगा तो लोगों का ख्याल एक ही जाता है कि हो सकता है कब्रिस्तान मिला होगा, लेकिन बाबू देखो कब्रिस्तान नहीं मिला है, मृतकों का बहुत बड़ा क्या मिला? टीला मिला है। बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल ढेर मिला है। यहाँ कंकाल क्षतिग्रस्त है, जो
यहाँ कंकाल क्या है, क्षतिग्रस्त है, जो बाहर आक्रमण को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। वहाँ पे आपको देखिएगा कब्रिस्तान नहीं मिला है, लेकिन वहाँ पे बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का बहुत ज़्यादा ढेर मिला है, और कंकाल सही ढंग से नहीं मिला है बाबू, क्षतिग्रस्त मिला है। क्षतिग्रस्त का मतलब होता है कि कंकाल किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का गोड़ टूटा है, किसी का सर अलग है, तो ऐसे करके वहाँ पे क्या है, लाश का ढेर मिला हुआ है। अगला पॉइंट हमने देखिए क्या लिखा, मोहनजोदड़ो का विशाल अनागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है, इमारत है। यानी मोहनजोदड़ो जो है ना, यहाँ का विशाल जो अन्नागार, विशाल मतलब यहाँ का बहुत बड़ा अन्नागार मिला हुआ है, जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है, इमारत है। कहने का मतलब बाबू है कि हड़प्पा सभ्यता में भी अन्नागार मिला है और मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार मिला है, लेकिन किसका सबसे बड़ा अन्नागार बड़ा है, यानी मोहनजोदड़ो का बड़ा है कि हड़प्पा का बड़ा है? तो आप कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार मिला है वो अन्नागार जो है सबसे बड़ा, यानी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कह लीजिए या इमारत कह लीजिए। अगला हमने देखिए क्या लिखा, सर्वाधिक यानी सबसे अधिक मात्रा में स्वास्तिक मुहर मोहनजोदड़ो से मिला है। यानी सबसे अधिक मात्रा में मुहर कहाँ से मिला है? तो कह सकते हैं मोहनजोदड़ो से मिला है। जिसका निर्माण किससे हुआ था जी? तो सेलखड़ी से हुआ है। यानी जो मुहर मिला है उसका निर्माण क्या चीज़ से हुआ है? तो आप कह सकते हैं उसका निर्माण जो हुआ है बाबू सेलखड़ी से हुआ है। कोई दिक्कत? चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे अगला स्तर सूतका गेंडोर। अगला स्थल क्या पढ़ेंगे जी? हम लोग सूतका गेंडोर पढ़ेंगे। देखिए हमने एक पॉइंट लिखा, इसकी खुदाई यानी सूतका गेंडोर की खुदाई R.N. स्टाइन ने किया। यानी अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछ देगा कि बताइए सूतका गेंडोर की खुदाई किसने किया था, तो कहिएगा R.N. स्टाइन ने किया था। किसने किया था जी? तो R.N. स्टाइन ने किया। यह सबसे पश्चिमी स्थल है, यानी सबसे पश्चिम में स्थल कौन है? तो सूतका गेंडोर है, जो दासक नदी के किनारे है। तो सूतका गेंडोर किस नदी के किनारे है? तो आप कह दीजिएगा दासक नदी के किनारे है। यहाँ से बंदरगाह मिला हुआ है। जब यहाँ से खुदाई हुआ सूतका गेंडोर को, सूतका गेंडोर का जब खुदाई हुआ था तो वहाँ से क्या मिला है जी आपको? तो बंदरगाह देखने को मिला है। तो सूतका गेंडोर की खुदाई किसने किया था? तो R.N. स्टाइन ने किया था। ये किधर पड़ता है जी? तो पश्चिमी स्थल है सिंधु सभ्यता का। ये किस नदी के किनारे है? तो दासक नदी के किनारे है। और यहाँ से क्या मिले हैं जी? तो यहाँ से बहुत बड़ा बंदरगाह देखने को मिला है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं फिर। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे चनहुदड़ो। अब किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? तो चनहुदड़ो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमने पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा, इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने की। यानी चनहुदड़ो की खुदाई किसने किया था? तो कह सकते हैं कि सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने की। तो चनहुदड़ो की खुदाई किसने किया था? तो गोपाल मजूमदार ने किया था। कब किया था जी? तो 1931 ईस्वी में इन्होंने किया था। अगला पॉइंट हमने देखिए क्या लिखा, यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यानी चनहुदड़ो जो है कहाँ पड़ता है? तो कह सकते हैं चनहुदड़ो जो है पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में कहाँ? तो सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, आगे देखिए हमने पॉइंट क्या लिखा, यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यानी कहने का मतलब है कि चनहुदड़ो जो है ना एक मात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। मतलब देखिएगा सिंधु सभ्यता में जितने भी स्थल मिले हैं सभी बाउंड्री से घिरे हुए मिले हुए हैं। ठीक है, लेकिन चनहुदड़ो एक ऐसा शहर था जहाँ पे बाउंड्री नहीं घेरा हुआ है, चारों तरफ से घेरा हुआ, दुर्ग रहित है, मतलब दुर्ग नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, यह एक औद्योगिक शहर है। औद्योगिक मतलब ये बहुत डेवलपमेंट शहर है, यानी कहने का मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा विकास देखने को मिलता है चनहुदड़ो में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, यह एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वर्गाकार ईंट मिली है। यानी देखिएगा चनहुदड़ो एक ऐसा पूरा स्थल हम मान सकते हैं जहाँ से क्या मिला हुआ है जी? वर्गाकार ईंट मिला है। वर्गाकार मतलब उस पर ईंट मतलब क्या है? ईंट पर पूरा फूल वूल बनाया हुआ मिला हुआ है चनहुदड़ो से। अब देखिएगा चनहुदड़ो से बहुत सारे वस्तु, जब चनहुदड़ो की खुदाई हुआ तो वहाँ से बहुत सारे वस्तुएं मिली हुई है, जैसे सौंदर्य सामग्री। मतलब सौंदर्य सामग्री का मतलब ये होता है कि वहाँ से लिपस्टिक ये सब मतलब मेकअप का सामान मिला हुआ है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग चलते हैं आगे।
आइए अगला हमने लिखे यहाँ से मनका देखने को मिला है, यानी चनहुदड़ों से बाबू जो है मनका भी देखने को मिला है। यहाँ से गुड़िया भी देखने को मिला है, सुई धागा देखने को मिला है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पद चिन्ह मिला हुआ है। यानी वहाँ देखने को मिला है कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कौन मिला है, कुत्ता, यानी पैर का निशान देखने को मिला है। अलंकृत ईंट मतलब ईंट जो है ईंट रंगा हुआ देखने को मिला, ईंट पर फूल बनाया हुआ मिला हुआ है। नोट में देखिएगा यहाँ पे दंडो या कूट शब्द वाले स्थान पाकिस्तान में पाए जाते हैं। जहाँ देखिए लास्ट में अगर यहाँ पे दंडो क्या होगा लास्ट में जी, अगर लास्ट में दंडो होगा या कोट शब्द अगर आपको आ जाएगा तो समझिएगा वो कहाँ स्थल है जी, पाकिस्तान में। जैसे चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, जुरीद जोंदड़ो, ये सभी क्या है, पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए अगला पॉइंट हमने आया, अगला स्थल जो मेरा है रोपड़। अगला स्थल क्या है जी, रोपड़ है। अब देखते हैं कि रोपड़ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसकी खुदाई यगदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की थी। यानी रोपड़ की खुदाई किसने किया था, तो आप कह सकते हैं कि यगदत्त शर्मा ने किया था। कब किया था जी, तो 1953 ईस्वी में इन्होंने किया था। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहने का मतलब है रोपड़ जो बाबू है, रोपड़ ये पंजाब में किस नदी के किनारे है जी, तो सतलज नदी के किनारे पड़ता है। तो पंजाब के सतलज नदी के किनारे कौन सा स्थल पड़ता है, तो कह सकते हैं रोपड़ पड़ता है। रोपड़ की खुदाई कब हुआ था जी, तो रोपड़ की खुदाई 1953 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसकी खुदाई किसने किया था, तो यगदत्त शर्मा ने किया था। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। यानी रोपड़ का जो है आधुनिक नाम क्या है, रूपनगर है। तो रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है जी, रूपनगर है। अगला पॉइंट हमने देखिए क्या लिखा, यह मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों यानी कुत्ता का भी साक्ष्य मिला हुआ है। कहने का मतलब है कि रोपड़ में देखने को ये मिला है कि वहाँ मानव के साथ साथ, वहाँ के मानव के जो थे, मानव के साथ साथ उसके पालतू पशु जानवर जो था कुत्ता, उसका भी साक्ष्य देखने को मिला है। ये तो मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, तो रोपड़ से देखने को मिला है। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, ऐसा ही सब नौपसान काल में जम्मू कश्मीर में बुरजहोम से मिला है। कहने का मतलब है कि ऐसा ही सब कहाँ देखने को मिला था जी, तो बुरजहोम। बुरजहोम कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में बाबू पड़ता है। कौन काल में, तो नौपसान काल में। ठीक है, चलिए फिर हम लोग चलते हैं आगे। अगला पॉइंट बाबू हमने लिखा बनावली। क्या लिखा अगला पॉइंट हमने, बनावली लिखा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। इसकी खुदाई 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह ने किया। यानी कहने का मतलब बाबू है कि बनावली की खुदाई किसने किया था, रविंद्र सिंह ने किया था। कब किया था जी, तो 1973 ईस्वी में इन्होंने किया था। यह हरियाणा में स्थित है। यानी बनावली जो है कहाँ है, तो आप कह सकते हैं हरियाणा में है। इसके समीप रंगोई नदी है। यानी बनावली जो है, बनावली के समीप कौन सी नदी है, तो हम कह सकते हैं रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। यानी बनावली जो एक स्थान था, यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। यानी जल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण यहाँ नाली न मिलकर घरों में सोख्ता का व्यवस्था मिला है। कहने का मतलब है कि बनावली एक ऐसा स्थान था जहाँ पे आपको नाली देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए वहाँ के जल निकासी की व्यवस्था नहीं देखने को मिला है। इससे पता चलता है, इसलिए बनावली में देखने को मिला है कि वहाँ के घरों में वहाँ नाली न देख करके वहाँ के घरों में क्या मिला है जी, वहाँ के घरों में सोख्ता व्यवस्था देखने को मिला है। कोई दिक्कत। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, अगला पॉइंट हमने देखिए क्या लिखा, यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। यानी कहने का मतलब है कि बनावली की सड़कें कैसी थी, तो टेढ़ी मेढ़ी थी। आप देखिए सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं वहाँ की सड़कें सीधी थी, लेकिन बनावली की सड़कें आपको कैसी मिली है, तो टेढ़ी मेढ़ी मिली है। अर्थात सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती है। कोई दिक्कत। चलते हैं हम लोग फिर आगे। आइए आगे चलते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। ठीक है, अच्छा ये हम लोग पढ़ लिए। चलिए इधर आ जाइए। हाँ चलिए ये वाला। आइए अगला क्वेश्चन है। अगला देखिएगा हमने पॉइंट लिखा कुनाल। ये भी सिंधु सभ्यता का एक स्थल है। यहाँ देखिए क्या, यह हरियाणा में
फतेहाबाद जिला में स्थित है। तो आपसे कोई व्यक्ति पूछेगा कि कुणाल, कुणाल जो है किस जिला में स्थित है, तो फतेहाबाद जिला में स्थित है। और कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है। यहाँ अगला पॉइंट हमने देखिए क्या लिखा, यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला है। कहने का मतलब बाबू है कि कुणाल एक ऐसा जगह है जहाँ पे चांदी के 2 मुकुट मिला है। क्या मिला है, तो चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। तो अगर हम आपसे कह दें कि कुणाल यानी चांदी के 2 मुकुट कहाँ से मिला हुआ है, तो आप कहेगा सर कुणाल से मिला हुआ है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अगला हमने एक स्थल का और लिखा कालीबंगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कालीबंगा के बारे में। अगला मैंने एक पॉइंट लिखा, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। यानी कालीबंगा का अर्थ क्या होता है जी, तो काले रंग की चूड़िया। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछेगा कि बताइए कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि काले रंग की चूड़िया। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, यहाँ से अलंकृत ईंट, यहाँ से क्या मिला है, अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हुए हैं। यानी कहने का मतलब है कि कालीबंगा से बाबू अलंकृत ईंट मिला हुआ है, चूड़ी मिला हुआ है, उसके बाद जोता हुआ खेत मिला है, हल एवं हवन कुंड देखने को मिला हुआ है। ये सभी कहाँ से मिला हुआ है जी, तो बाबू कालीबंगा से देखने को मिला हुआ है। अगला पॉइंट हमने लिखा, यह राजस्थान में, यह कहाँ जी, राजस्थान में यानी सरस्वती, हमने क्या लिखा, सरस्वती यानी घगर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहने का मतलब है कि कालीबंगा जो है बाबू राजस्थान में पड़ता है। किस नदी के किनारे, तो सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है। जिला का नाम क्या है, तो हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई थी। यानी कहने का मतलब बाबू है कि कालीबंगा की खोज किसने किया था, तो अलमानंद घोष द्वारा किया गया था। तो कालीबंगा की खोज किसने किया था, तो आप कह सकते हैं कि अलमानंद घोष द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, कालीबंगा के लोग, यानी कालीबंगा के लोग एक साथ 2 फसल उगाते थे। यानी कालीबंगा के लोग जो है एक साथ कितने फसल उगाते थे, तो कह सकते हैं कि कालीबंगा के लोग एक साथ 2 फसल उगाते थे। वहाँ एक ही खेत में चाना, वहाँ एक ही खेत में चाना और सरसों उपजाने का वितरण मिला हुआ है। कहने का मतलब है कि कालीबंगा के लोग एक साथ 2 फसल उगाते थे, एक ही खेत में वहाँ चाना और सरसों उपजाने का विवरण मिला है, मतलब वहाँ देखने को मिला हुआ है, साक्ष्य मिला है। ठीक है, अगला हमने देखिए क्या लिखा, इसकी खुदाई बीके थापड़ बीबी लाल ने किया था। यानी कालीबंगा की खुदाई किसने किया था, तो कह सकते हैं कि बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की। तो कालीबंगा की खुदाई किसने किया था, तो आप कह सकते हैं कि बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की। कोई दिक्कत। अगला हमने एक और ले लिया, क्या चीज़, एक और यहाँ पे लिखा हमने धौलावीरा। क्या लिखा हमने यहाँ पे, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पड़ता है बाबू, तो यह गुजरात में स्थित है। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछेगा कि धौलावीरा जो स्थल है ये कहाँ पड़ता है, तो कह दीजिएगा सर गुजरात में पड़ता है। आगे चलते हैं फिर हम लोग। अगला पॉइंट हमने लिखा धौलावीरा से ही है, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यानी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल किसे माना जाता है, तो आप कह सकते हैं कि धौलावीरा को माना जाता है। अगला पॉइंट हमने देखिए क्या लिखा, इसकी खुदाई सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जेपी जोशी, कौन जी, जेपी जोशी 1967 ईस्वी में किया। यानी अगर हम कह दें कि धौलावीरा की खुदाई सबसे पहले किसने किया था, तो आप कह सकते हैं कि जेपी जोशी ने किया था। कब किया था जी, तो 1967 ईस्वी में किया था। पुनः इसकी खुदाई फिर दोबारा से खुदाई भी इसका हुआ था, जिसने किसने किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा किया गया था। यानी इसकी पुनः खुदाई कब किया गया था जी, तो किसके द्वारा किया गया था, तो रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा किया गया था। 1990 और 91 के बीच में किया गया था। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, यह गुजरात तथा पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। कहने का मतलब बाबू है कि देखिए आपका जो धौलावीरा जो जगह है ये गुजरात में भी पड़ता है और पाकिस्तान में भी पड़ता है। कोई दिक्कत, आगे देखिएगा। अगला पॉइंट हमने क्या लिखा, भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल, यानी भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल अगर कोई है तो राखी गढ़ी है। वो कौन है जी, राखी गढ़ी है, जो कहाँ पड़ता है जी, तो हरियाणा में पड़ता है। तो बताइए भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो हम कह सकते हैं कि राखी गढ़ी है। और कहाँ पड़ता है जी, तो हरियाणा में देखने को
मिलता है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए फिर हम लोग चलते हैं आगे। आइए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला देखिए हमने क्या लिखा, सुरकोटदा। अब हम लोग पढ़ना है सुरकोटदा के बारे में। देखिए सुरकोटदा भी ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में स्थित है। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछेगा कि सुरकोटदा जो स्थल है कहाँ पड़ता है, तो आप कह सकते हैं सर गुजरात में पड़ता है। अगला पॉइंट हमने देखिए, इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया। यानी सुरकोटदा की खुदाई किसने करवाया था? तो आप कह सकते हैं कि जगपति जोशी ने करवाया था। अगला पॉइंट हमने देखिए क्या लिखा, यहाँ से कलश सावधान, यहाँ से क्या मिला है जी? तो कलश सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली हुई है। यानी सुरकोटदा में अगर बात किया जाए सुरकोटदा की, तो सुरकोटदा से बाबू कलश सावधान देखने को मिला है, साथ में उसमें घोड़े की हड्डी भी आपको देखने को मिली है। अगला पॉइंट हमने देखिए क्या लिखा, यहाँ छोटे बंदरगाह भी मिले हैं। यानी सुरकोटदा में जो है छोटा बंदरगाह भी देखने को मिला है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं आगे। अगला एक स्थल हम और लेके चले आए हैं, लोथल। अब हम लोग देख लेते हैं कि लोथल क्या है। चलिए लोथल के बारे में हमने पॉइंट लिखा, इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने, यानी लोथल की खुदाई किसने किया था? तो रंगनाथ राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया था। यानी कहने का मतलब है कि लोथल की खुदाई किसने किया था? तो हम कह सकते हैं कि रंगनाथ राव ने किया था। ये कहाँ पे पड़ता है? तो भोगवा नदी के किनारे है। और अभी कहाँ है? तो अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद कहाँ? गुजरात में स्थित है। कोई दिक्कत? अगला देखिएगा मैंने पॉइंट क्या लिखा, यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यानी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल किसे कहा जाता है? तो आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल लोथल को कहा जाता है। अगला पॉइंट हमने देखिए क्या लिखा, यहां से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला हुआ है। यानी अगर हम आपसे कह दें कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो आप कह सकते हैं कि लोथल में देखने को मिला है। तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां देखने को मिलता है जी? तो लोथल में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट हमने देखिए क्या लिखा, यहाँ फारस की मोहर मिली है। तो फारस की मोहर कहाँ से मिली है? तो लोथल में देखने को मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यानी देखिएगा फारस का मोहर जो है बाबू लोथल में देखने को मिला है, जिससे ये पता चलता है कि विदेशों से भी व्यापार हुआ करता था। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, यहाँ से माप तौल के सामान भी मिले हैं। तो माप तौल के सामान कहाँ से देखने को मिले हैं? तो लोथल में देखने को मिले हैं। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि बाबू बताइए माप तौल के सामान कहाँ से देखने को मिले हैं, तो आप कह सकते हैं सर माप तौल का जो सामान देखने को मिला है सिंधु सभ्यता में, वो लोथल से देखने को मिला है। अगला पॉइंट हमने देखिए, यहाँ से दिशा मापक यंत्र भी मिला है। कहने का मतलब है कि लोथल में दिशा मापक यंत्र देखने को मिला हुआ है। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, अगला पॉइंट बाबू हमने देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे समझिए ध्यान से। यहाँ एक औद्योगिक शहर था, इस शहर में घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। कहने का मतलब बाबू है कि लोथल में यहाँ औद्योगिक शहर देखने को मिला है। लोथल में क्या देखने को मिला है? तो औद्योगिक शहर देखने को मिला है। ठीक है, इस शहर में घर के दरवाजे कहाँ खुलते थे जी? तो सड़क की तरफ खुला करते थे। यानी लोथल में औद्योगिक शहर मतलब बहुत डेवलपमेंट शहर देखने को मिला है, जिससे ये पता चलता है कि लोथल बहुत ही क्या था? विकासशील जगह था उस समय के हिसाब से। और वहाँ घर में घर के दरवाजे कहाँ खुलते थे? सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं वहाँ घर के दरवाजे जो खुलते थे सड़क में नहीं खुलते थे, सड़क से पीछे की तरफ खुलते थे। लेकिन यहाँ एक ऐसा स्थल मिला हुआ है, लोथल एक ऐसा स्थल था जहाँ पे घर के दरवाजे सड़क की तरफ खुला करते थे। अगला देखिए हमने क्या लिखा, यहाँ से युगल सावधान, यहाँ से क्या जी? युगल सावधान मतलब जोड़े में लाश के साक्ष्य मिले हैं। कहने का मतलब है कि लोथल से जो है ना युगल सावधान मिला हुआ है, वहाँ जोड़े में लाश देखने को मिला हुआ है। कोई दिक्कत? जिससे ये पता चलता है कि सती प्रथा का आभास मिलता है। यानी सती प्रथा का आभास कहाँ से मिलता है? तो लोथल में देखने को मिलता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला लास्ट टॉपिक हमने आपको लेके आ गए रंगपुर। अब किसके बारे में देखना है बाबू? हमको रंगपुर के बारे में देखना है। रंगपुर यह गुजरात में स्थित है। तो रंगपुर बाबू कहाँ है? तो आप कह सकते हैं सर रंगपुर जो है यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। यानी धान की भूसी कहाँ से मिली है? तो आप कह सकते हैं सर धान की भूसी जो मिली है वो रंगपुर से मिली है।
इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर रहने देते हैं। एक क्लास आपको हम और लेंगे, उसमें पूरा का सिंधु सभ्यता को खत्म कर दिया जाएगा, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।